हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पास करो टेस्ट। आज हम कर रहे हैं अपनी साइंस की क्विज नंबर 4। और साइंस के क्विज के ये क्वेश्चंस सारे ऐसे हैं कि जो जीके की क्विज में भी, जीके के टेस्ट में भी आ सकते हैं। सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो हमारी डेली लाइफ के मैटर से रिलेटेड हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्विज। जनरल साइंस क्विज। और हर बार की तरह हमें वही चार में से एक सही आंसर ढूंढना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी इन एयर। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर या यूडियोमीटर। तो हवा में नमी जो खासकर जुलाई अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, चिपचिपी गर्मी जो हो जाती है, तो उसको मौसम विभाग की जो रिपोर्ट्स होती हैं उनमें बताया भी जाता है कि हवा में नमी अब इतनी है, अब इतनी है। तो उसको जो मापने का इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से ही हवा में नमी को मापा जाता है। ये एक होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर होता है जो रिलेटिव डेंसिटी होती है ना अलग अलग लिक्विड्स की, ये ए ऑप्शन वाला, इससे वो नापी जाती है। और हाइग्रोमीटर से हवा में नमी को मेजर किया जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? स्पेक्ट्रोमीटर होता है लाइट के स्पेक्ट्रम को मापता है। और ये यूडियोमीटर, ये क्या भला है? यूडियोमीटर हिस्टोरिकली यूज्ड टू मेजर वॉल्यूम चेंजेस इन गैस मिक्सचर्स। जो गैस के मिक्सचर्स थे उसमें वॉल्यूम, आयतन उनका, उसका चेंज को नापने के लिए यूज होता था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज कॉल्ड। प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? एनीमोमीटर, कैलोरीमीटर, लक्स मीटर या अल्टीमीटर। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लक्स मीटर। आपने देखा होगा कि फोटोग्राफर्स जब किसी जगह पर फोटो लेते हैं या मूवीज की जहाँ शूटिंग होती है तो वो लाइट कितनी इंटेंसिटी है, लाइट पूरी है कि नहीं है, इसके लिए हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, उसको जहाँ से लाइट आ रही है कैमरे की तरफ से उसकी तरफ करते हैं और फिर लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। तो वो लक्स मीटर होता है। लक्स साबुन जो होती है वो बड़ी चमक बढ़ा देती है ना शरीर में, तो वो चमक लक्स मीटर से नापी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम क्लॉक बिकम स्लो इन समर बिकॉज। क्या पेंडुलम की घड़ियां समर्स में स्लो हो जाती हैं? ओके। पेंडुलम लोलक, ये घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? डेज इन समर आर लार्ज, गर्मियों में दिन लंबे होने के कारण। ऑफ द फ्रिक्शन इन द कोयल, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेज या द वेट ऑफ द पेंडुलम चेंजेस। क्या हो जाता है गर्मियों में ऐसा जिसकी वजह से ये घड़ियां स्लो हो जाती हैं, पेंडुलम की जो घड़ियां होती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेज। और पेंडुलम की लंबाई बढ़ने से क्या होता है? पेंडुलम की लंबाई बढ़ने से एक बहुत बड़ी इक्वेशन है, T इज इक्वल टू 2π_L/G। और L होता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम रोड। अब जब ये पेंडुलम रोड की लेंथ बढ़ जाती है तो जो टाइम पीरियड होता है वो भी बढ़ जाता है। ठीक, इसलिए गर्मियों में पेंडुलम की घड़ियों में थोड़ी सुस्ती आ जाती है और थोड़ी सी स्लो हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा डज नॉट फॉल बिकॉज। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्यों? इट इज टेपर्ड एट द टॉप, वह ऊपर जो शीर्ष होता है वहां पर पतली हो गई है। इट कवर्स द लार्ज बेस एरिया, ये बड़े तल वाले क्षेत्रफल को आच्छादित करते यानी कि इसका बेस बड़ा है। इट्स वर्टिकल लाइन रिमेन्स एट द लोएस्ट पोजिशन, द वर्टिकल लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉल्स विद इन द बेस, यानी कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है।
तो क्या रीज़न है कि भाई पीसा की जो मीनार है वो गिरती नहीं है, तिरछी होने के बावजूद भी? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। द वर्टिकल लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉल्स विद इन द बेस। जो एक सीधी लाइन, खड़ी लाइन, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से खींची गई है वो इसके बेस के अंदर ही रहती है। तो आर्किटेक्चर में ये चीज़ बताई जाती है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन स्टेबल, स्टेबल रहेगा कोई ऑब्जेक्ट एज लॉन्ग एज इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज डायरेक्टली अबव इट्स बेस ऑफ सपोर्ट, यानी कि इसका जो बेस सपोर्ट है उसके अंदर ये वर्टिकल लाइन रहेगी, तो जो बिल्डिंग है वो सीधी खड़ी रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स डीप ब्लू कलर टू ग्लास। निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड। तो भाई यहाँ पर जो सही आंसर है, जो कांच को गहरा नीला रंग देता है, वो होता है ऑप्शन ए, कोबाल्ट ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड का भी यूज किया जाता है, लेकिन क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है ना नीला हरा इस तरह का ब्लूइश ग्रीन सा कलर देता है। तो अगर ब्लूइश ग्रीन पूछा जाएगा तो क्यूप्रिक ऑक्साइड, और अगर डीप ब्लू कलर पूछा जाएगा तो कोबाल्ट ऑक्साइड बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर मीडियम। निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? प्रोपेगेशन के लिए किसके लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है? ए रेडिएशन, बी कन्वेक्शन, सी कंडक्शन, या डी नन ऑफ दीज। तो रेडिएशन जो होता है ना उसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। माध्यम की जरूरत क्या होती है? माध्यम क्या होता है? जैसे साउंड है, साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, चाहे कोई हवा हो, हवा के जो कण हैं वो हों, या भाई कोई धातु है, या कोई और दूसरी चीज है। लेकिन जैसे रेडिएशन है तो इसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। तो अभी तक आपने जो क्वेश्चन देखे हैं, इससे अगला क्वेश्चन भी जो है, जैसे ये वाला टीवी के रिमोट वाला, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जनरल नॉलेज के लिए डेली लाइफ में भी हम इनसे हमारा आमना सामना होता है। इन क्वेश्चन से हमें इनकी जानकारी होनी चाहिए, टू बी स्मार्टर, टू लुक स्मार्टर, और टू फील स्मार्टर। तो बीच में एक थोड़ा सा मैं वो बोल दूं अपने चैनल के उसके लिए कि भाई पास करो टेस्ट पर हम क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से छांट कर लेकर आते हैं, जो आपके सच में काम आने वाले हैं, आपके आने वाले टेस्ट में भी और आपकी डेली लाइफ में भी। तो ऐसे वीडियोस को आप अगर मिस कर रहे हैं तो यू नो, तो ऐसे किसी भी वीडियो को मिस मत करो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इसके लिंक्स जो हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक भी कर दीजिए। चलिए अब 7th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज ए टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट यूज टू ऑपरेट ए टीवी सेट। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? रिमोट से कौन सी तरंगें निकलती हैं? लाइट वेव्स, साउंड वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। अब लाइट वेव्स तो मुझे रिमोट में से लाइट तो निकलती नहीं दिखी कभी। साउंड वेव्स भी नहीं निकली हैं कि रिमोट में से कोई आवाज निकलती हो, ना ही माइक्रोवेव्स निकलती हैं। रिमोट से जो वेव जो होती हैं, जो टीवी को कंट्रोल करती हैं, वो होती हैं ऑप्शन डी, रेडियो वेव्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ए नॉइज लेवल ऑफ 100 डेसिबल्स वुड कोरस्पॉन्ड टू। 100 डेसिबल की जो नॉइज की प्रबलता का स्तर है वो इनमें से किसके बराबर होगा? जस्ट ऑडिबल साउंड, ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन यानी कि सामान्य वार्तालाप, साउंड फ्रॉम ए नॉइजी स्ट्रीट यानी कि शोर शराबे वाली गली की आवाज़, या नॉइज फ्रॉम ए मशीन शॉप यंत्र कारखाने के शोर से। तो भाई 100 डेसिबल आवाज़ काफ़ी तेज हो जाती है, जैसे कि किसी मशीन शॉप से, किसी कारखाने से आती है, वो होती है 100 डेसिबल की आवाज़। आवाज़ की कितनी होती है? जैसे हम बातचीत करते हैं तो वो व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय 2 पर्सन्स इन कन्वर्सेशन। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? 5 डेसिबल, 10 डेसिबल, 30 डेसिबल, 100 डेसिबल।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 30 डेसिबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल इज। फ़ारेनहाइट स्केल में 50 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? 50 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में किसके बराबर होता है? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 122 डिग्री, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सही आंसर है इसका 50 डिग्री सेल्सियस होता है फ़ारेनहाइट में 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के। और इसका फार्मूला होगा F इज इक्वल टू 9/5 और यहाँ पर कितना है ये वाली वैल्यू C जो होती है 9/5 सॉरी 9/5 फिर ये वाली जो सेल्सियस में वैल्यू है उसको रख सकते हैं यहाँ पे 50 है इसीलिए मैंने यहाँ पे 50 लिख दिया गलती से प्लस 32। ठीक, तो इससे हम निकाल सकते हैं यहाँ पे देखो 9/5 50 जमा 32। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 9 गुणा 50 लिख सकते हैं ना बटा 5 और ये जमा 32। अब ये कैंसिल हो जाएगा 9 और 10 90 90 और 32 कितना हो जाएगा 90 जमा 32 बराबर 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट, तो ये फार्मूला है फिजिकल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। When soggy biscuits are kept inside the fridge for some time, they become crisp because जब सीले हुए बिस्किट्स को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है तो वे कुरकुरे हो जाते हैं। क्यों? कूलिंग रिलीजेस एक्स्ट्रा मॉइस्चर, humidity inside the fridge is low and extra moisture is absorbed, humidity inside the fridge is high and extra moisture is absorbed, pressure inside the fridge is high and helps in releasing extra moisture। तो क्या कारण होता है कि फ्रिज के अंदर उनको रखने पर वो थोड़े से सख्त हो जाते हैं, उनमें नमी कम हो जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जो फ्रिज के अंदर ह्यूमिडिटी होती है ना, नमी होती है, वो लो होती है और फिर क्या होता है कि जो बिस्किट्स के अंदर जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होती है वो भी अवशोषित कर ली जाती है, उसको भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट ऑफ द स्पेक्ट्रम बेंड्स द मोस्ट। ग्लास प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के फैलाव के दौरान स्पेक्ट्रम के निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश सबसे अधिक झुकता है? ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो या फिर रेड? एंड द राइट आंसर इज, मुझे लगता है ये क्वेश्चन हमारे किसी पुराने मॉक टेस्ट में आज हम पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो भाई ये होता है ऑप्शन बी वॉयलेट। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर, और विबग्योर में वी जो है वो सबसे ज्यादा बैंड होता है। 13th क्वेश्चन, द डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू द। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स, हीलियम या नन ऑफ द अबव? एंड द राइट आंसर इज, किसकी वजह से होता है एटमॉस्फेयर में प्रकाश का डिफ्यूजन? डस्ट पार्टिकल की वजह से। और तो गैस के तो मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, धूल कण जो होते हैं वही प्रकाश का विसरण कर पाते हैं। 14th, in a 3-pin electric plug, longest pin should be connected to। घरों में जो हम अक्सर देखते हैं, खासकर जो बड़े अप्लायंसेज होते हैं उनमें 3 पिन वाले इलेक्ट्रिक प्लग होते हैं, तो जो सबसे लंबी पिन होती है उसको किससे जोड़ना चाहिए? ग्राउंड टर्मिनल, लाइव टर्मिनल, न्यूट्रल टर्मिनल या एनी टर्मिनल, किसी भी से। ग्राउंड टर्मिनल मतलब वो जो अर्थिंग वाला होता है, तो किससे? यस, ऑप्शन ए ग्राउंड टर्मिनल, आधार सिरे से। ये डेलिबरेटली सबसे लंबा भी इसीलिए बनाया जाता है सो दैट इट इज़ द फर्स्ट टू कनेक्ट व्हेन द प्लग इज इंसर्टेड। सबसे पहले ताकि ये
उससे कनेक्ट हो जाए अर्थिंग वाला, और हटाते हुए भी सबसे लास्ट में ही हटे क्योंकि सबसे लंबा होता है। इससे ये होता है कि जो हमारे अप्लायंसेज होते हैं जब उनमें करंट आता है, जब हम उनको ऑन करते हैं तो सबसे पहले वो ग्राउंडेड हो जाएं। द यूज ऑफ अर्थिंग इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज, विद्युत उपकरणों में अर्थिंग का उपयोग क्यों होता है? टू रिड्यूस द एक्सपेंस बिकॉज इक्विपमेंट वर्क्स ऑन थ्री फेज, फॉर सिक्योरिटी, और लाइक एज ए फ्यूज। क्यों हम करते हैं अर्थिंग का यूज? हम करते हैं सिक्योरिटी के लिए, फॉर सिक्योरिटी। Earthing is crucial safety measure in electrical systems. It provides a low resistance path for fault currents to flow directly to the earth in case of a fault or short circuit. ताकि शॉर्ट सर्किट या किसी फॉल्ट के कारण अगर कुछ ऐसा होता है तो सबसे पहले वो डायरेक्टली अर्थ में फ्लो हो जाए। अर्थ तो कितना भी करंट एब्जॉर्ब कर सकती है। केमिकल रिएक्शन CO2 plus H2O gives H2CO3 is a example of, जो ये रासायनिक क्रिया है कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो मिलते हैं H2CO3 बनाते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, गिव एंड टेक रिएक्शन, कंपाइलेशन रिएक्शन, या डी सेपरेशन रिएक्शन? तो ये जो रासायनिक क्रिया है ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन वो केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें ऑक्सीजन या अन्य जो इलेक्ट्रिकली नेगेटिव तत्व का योग अथवा हाइड्रोजन या किसी अन्य विद्युत धनात्मक तत्वों का निष्कासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीयर गैस। अश्रु गैस क्या होती है? टीयर गैस का पुलिस वगैरह द्वारा भीड़ को हटाने के लिए यूज होता है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ए अमोनिया, बी क्लोरीन, सी हाइड्रोजन कार्बाइड, या डी हाइड्रोजन सल्फाइड? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमोनिया। अमोनिया एक ये बेसिक गैस है। आंसू गैस और जो कृत्रिम रेशे बनाने में भी अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस सबसे पहले जो इसका यूज हुआ था वो हुआ था 1771 में, और प्रिस्टले ने इसका 1771 में प्रिस्टले ने नौसादर जो होता ना अमोनियम क्लोराइड को चूने के साथ गर्म करके ये प्राप्त की थी। ये अमोनिया जो है NH3, इसका जो सिंबल होता है NH3, ये एक रंगहीन और विशेष प्रकार की बहुत ही तीखी गंध वाली गैस है और आंखों पर ये बड़ा हानिकारक प्रभाव डालती है। इसे सूंघने से आंखों में पानी आ जाता है, इसलिए अमोनिया आंसू गैस के रूप में प्रयोग होती है। द स्किन ऑफ ह्यूमन बर्न्स व्हाइल स्विमिंग इन पॉन्ड इज ड्यू टू, तैरने के तालाब में, ये स्विमिंग पूल की बात हो रही है यहाँ पर, तैरने का तालाब इसका सही यूज में, तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। और मनुष्य की त्वचा ऐसे नहीं कि उसमें आग लग जाती है, लेकिन जब स्विमिंग पूल में जाते हैं ना तो स्किन में बर्निंग हो जाती है, धीरे धीरे उसका दिखता है असर। वो किस वजह से? इंफ्रारेड रेज, क्लोरीन, हीट, या अल्ट्रावायलेट रेज। और जो स्विमिंग पूल में जाते हैं उन्होंने ये महसूस किया होगा, और ये होता है ऑप्शन बी क्लोरीन की वजह से। क्लोरीन को पानी में मिलाया जाता है उसमें स्विमिंग पूल के में ताकि वो पानी साफ रहे, लेकिन फिर क्लोरीन जो है धीरे धीरे हमारी बॉडी पर असर करती है और वो ऐसी जली जली सी महसूस होने लगती है। डिटर्जेंट्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स आर, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, बिस्मथेट, सल्फोनेट्स। क्या होते हैं? वो होते हैं ऑप्शन डी सल्फोनेट्स। ऑप्शन डी सल्फोनेट्स इसका सही आंसर होगा। डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो सिंथेटिक सर्फेक्टेंट्स यानी सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं और जो कि डर्ट और ग्रीस को कपड़ों से हटाने में मदद करते हैं। सल्फोनेट्स आर ए कॉमन टाइप ऑफ एनायनिक सर्फेक्टेंट्स यूज्ड इन मैनी लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स। और जो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स होते हैं ये अक्सर बिल्डर्स के रूप में, मतलब कि डिटर्जेंट को
बनाने में इस्तेमाल होते हैं, और ये पानी को सोफन करने के लिए, जो हार्ड वाटर होता है ना उसको सोफन करने के लिए, क्लीनिंग एक्शन को बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और जो ये बिस्मथेट हैं, ये इसमें लॉन्ड्री वाले डिटर्जेंट्स में ये नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पंजेंट स्मेल ऑफन प्रेजेंट नियर द यूरिनल्स इज ड्यू टू। मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण, जो बहुत तीखी सी गंध पास से गुजरते हैं जहाँ पर ज़्यादा मतलब सफाई ना हो रखी हो, तो वहाँ पर जो स्मेल होती है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है ऑप्शन सी, अमोनिया की वजह से। एंटासिड्स क्या होते हैं? एंटासिड्स आपने यूज़ किए हों कभी, जब एसिडिटी हो जाती है, तो एंटासिड्स होते हैं बेस। एसिड का उल्टा क्या होता है? बेस होता है। तो एंटासिड, जब एसिडिटी हो जाती है तो बेस लेते हैं हम। एंटासिड्स क्या होते हैं? ये सब्सटेंस जो न्यूट्रलाइज करते हैं एक्सेस स्टोमिक एसिड को, और ये प्राइमरीली क्या होते हैं? एल्कलीज होती हैं। एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस यानी एल्कलीज ली जाती हैं। इनमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह होते हैं। वाटर इज ए गुड सोलवेंट ऑफ आयनिक साल्ट बिकॉज। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, इट हैज ए हाई डाइपोल मोमेंट, इट हैज ए हाई स्पेसिफिक हीट, इट हैज नो कलर। तो वाटर गुड सोलवेंट क्यों है आयनिक सॉल्ट्स का? बिकॉज इट हैज ए हाई डाइपोल मोमेंट। वाटर का जो मोलिक्यूल होता है वो पोलर मोलिक्यूल होता है, और वो किस लिए? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम। वाटर किससे बनता हो? हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 एटम से मिल के बनता है, तो इसमें काफ़ी डाइपोल मूवमेंट होती है, और ये जो पोलैरिटी होती है फिर यही पानी के मॉलिक्यूल्स को अलो करती है टू सरेंडर एंड इंटरेक्ट विद द आयंस इन आयनिक साल्ट्स। Next question, 23rd question. Which one of the following is also called stranger gas? Stranger gas इनमें से किसको कहते हैं? A argon, B neon, C xenon या D nitrous oxide? तो जो स्ट्रेंजर गैस होती है वो होती है ऑप्शन सी, xenon. Xenon is known as the stranger gas because it was one of the noble gases discovered relatively late. ये नोबल गैस है, और नोबल गैस से क्या मतलब है कि ये बहुत आसानी से, या मतलब बहुत मुश्किल से किसी के साथ रिएक्शन करती है, और जो वैज्ञानिक ढूंढते हैं नई नई चीज़ें, तो उन्हीं चीज़ों को ढूंढ पाते हैं आसानी से जिनका जो किसी के साथ रिएक्शन करती हैं। और ये तो नोबल है। नोबल मतलब कि भाई इसको किसी से मतलब नहीं, किसी से कोई रिएक्शन करनी नहीं, तो इसलिए बहुत लेट इसको ढूंढा गया था, और इसीलिए इसके जो परसीव्ड इनर्टनेस है ना, इसलिए इसका जो नाम पड़ गया स्ट्रेंजर गैस। द गैसेज एम्प्लॉयड फॉर रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज ऑफ, ड्राइवर्स नहीं होना चाहिए था, डाइवर्स होना चाहिए था। गोताखोरों के सांस लेने संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली कौन सी गैसें हैं? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हीलियम, ऑक्सीजन एंड आर्गन, ऑक्सीजन एंड नियॉन। कौन सी होगी? ये होगी ऑप्शन बी, ऑक्सीजन एंड हीलियम। जो डीप सी डाइवर्स होते हैं वो दे फेस द रिस्क ऑफ नाइट्रोजन नार्कोसिस, ए स्टेट ऑफ अल्टर्ड मेंटल फंक्शन ड्यू टू ब्रीदिंग नाइट्रोजन अंडर हाई प्रेशर। तो इस रिस्क को, इस साइड इफेक्ट को मिटिगेट करने के लिए डाइवर्स ऑफन यूज ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम. हीलियम इज मच लेस सोल्यूबल इन ब्लड एंड टिश्यूज विद नाइट्रोजन, तो इससे जो है नार्कोसिस का खतरा कम हो जाता है. विच इज यूज्ड इन ड्राई वॉशिंग. ड्राई वॉशिंग में किसका उपयोग होता है? पेट्रोल, बेंजीन, एल्कोहल या ऑल ऑफ द अबव. ड्राई वॉशिंग मतलब ड्राई क्लीनिंग.
तो किसका यूज़ होता है? पेट्रोल, बेंजीन, अल्कोहल या ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो कैसे लगे आपको आज के क्वेश्चंस? पसंद आए हैं? कुछ नया सीखा है? कुछ पुराने का रिवीजन हुआ है? या वीडियो को देखकर कुछ बेनिफिट हुआ है? तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की साइंस क्विज या मॉक टेस्ट, जो भी आप कह लीजिए। और जैसा कि मैंने अभी कहा, अगर आपने इससे कुछ नया सीखा, आपको ये यूज़फुल लगा वीडियो, तो इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पास करो टेस्ट।